हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हम अपने वेबसाइट पे हिंदी के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर का नोट्स अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करना नहीं आता है तो इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ए ऑप्शन है रंगपा को लेकर, बी ऑप्शन है पोते को लेकर, सी ऑप्शन है पति को लेकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो पोते को लेकर विवाद था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है। ए ऑप्शन है घर को, बी ऑप्शन है शहर को, सी ऑप्शन है देश को, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है। तो घर को बचाने की बात करता है, शहर को भी बचाने की बात करता है, देश को भी बचाने की बात करता है, यानी इनमें से सभी को बचाने की बात करता है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसने लिखा है। तो कुंवर नारायण जी ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है शिक्षा दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मानवता दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि आविन्यो किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो किस देश में स्थित है। तो आविन्यो फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आविन्यो क्या है, तो ये एक शहर है, इसे आपको याद रखना है। और जो आविन्यो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो मछली मांगना चाहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो लेखक के पिताजी थे ये बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे। तो 3 मछलियाँ खरीदे थे, इसे आपको याद रखना है, जिसमें से एक मछली मर गई थी और 2 मछली जिंदा थी। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि ला शतरुज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ला शतरुज क्या था। तो ला शतरुज एक ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में
100% रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है चहल्लुम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, इसे आपको याद रखना है। और शहनाई किससे यहाँ पे बनता है, तो नरकट से बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया। ए ऑप्शन है 9.5 साल के, बी ऑप्शन है 10 साल के, सी ऑप्शन है 12 साल के, डी ऑप्शन है 13 साल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया। तो 9.5 साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और पंडित बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते थे, तो अपनी माता जी को मानते थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत से, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत से, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत से, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी शुरुआती लेख कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु कहाँ की भाषाएं हैं, तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। तो जो रंगपा था ये लालची और लंपट किस्म का आदमी था। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो रंगपा मांग रहा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ए ऑप्शन है महल वाले, बी ऑप्शन है झोपड़ी वाले, सी ऑप्शन है शहर वाले, डी ऑप्शन है गांव वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किनकी कृति है, तो उर्वशी दिनकर जी की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो उर्वशी पर मिला था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। ए ऑप्शन है 19 दिनों तक, बी ऑप्शन है 20 दिनों तक, सी ऑप्शन है 7 दिनों तक, डी ऑप्शन है 30 दिनों तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस 19 दिनों में कितनी कविताएं लिखे थे, तो 35 कविताएं लिखे थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दिए। ए ऑप्शन है गौशाला में, बी ऑप्शन है पाठशाला में, सी ऑप्शन है कारागार में, डी ऑप्शन है अस्पताल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दिए, तो अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह दिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगू कैसी लड़की थी, तो जो मंगू थी ये जन्मजात पागल लड़की
की थी, इसे आपको याद रखना है। और मंगू का उम्र कितना था, तो 12 वर्ष था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है। ए ऑप्शन है घनानंद ने, बी ऑप्शन है रसखान ने, सी ऑप्शन है गुरु नानक ने, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है, तो गुरु नानक जी ने किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जी थे, इसे आपको याद रखना है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक जी थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ए ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, बी ऑप्शन है हिंदी भाषा में, सी ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है, तो रोमन लिपि में लिखा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ए ऑप्शन है क्रोध मार्ग को, बी ऑप्शन है प्रेम मार्ग को, सी ऑप्शन है घृणा मार्ग को, डी ऑप्शन है कपट मार्ग को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, तो प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी, तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सेन साहब की मोटर कार थी ये किस रंग की थी, तो ये काले रंग की थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है निंदा करना, बी ऑप्शन है प्रेरित करना, सी ऑप्शन है हिम्मत बढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो निंदा करना होगा यानी शिकायत करना होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है सुखाड़ की समस्या, बी ऑप्शन है दहेज की समस्या, सी ऑप्शन है बाढ़ की समस्या, डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने गिराया, बी ऑप्शन है अमेरिका ने गिराया, सी ऑप्शन है चीन ने गिराया, डी ऑप्शन है रूस ने गिराया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराया गया था और उनका नाम क्या था, तो पहला हिरोशिमा था और दूसरा नागासाकी था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसमें से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा,
बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब का कितना लड़का था, तो एक लड़का था, उसका नाम क्या था, कासू था। और जो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इनका नाम क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 बहनें थी। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा भारत देश की जाति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं, तो अपने देश भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो अधम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है चाचा जी, सी ऑप्शन है मामा जी, डी ऑप्शन है मौसा जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये बिरजू महाराज थे, ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिन्यों में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष कब अभिन्यों में रंग समारोह होता था, तो गर्मी के दिनों में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है मालिश करना, बी ऑप्शन है मक्खन लगाना, सी ऑप्शन है खुशामद करना, डी ऑप्शन है परहेज करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खुशामद करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। ए ऑप्शन है सोई हुई थी, बी ऑप्शन है सिसक कर रो रही थी, सी ऑप्शन है खाना खा रही थी, डी ऑप्शन है किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी, तो सिसक कर रो रही थी। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बधिर, बी ऑप्शन है बहुभाषी, सी ऑप्शन है वाचल, डी ऑप्शन है वाचनीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं, तो वाचल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, बी ऑप्शन है वाहे गुरु, सी ऑप्शन है ननकाना साहब, डी ऑप्शन है फतह साहब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा
पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह है, इन्हें आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के पटना में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सुजाता को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है यशोदा को, डी ऑप्शन है गोपी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो राधा जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। ए ऑप्शन है अकबर के, बी ऑप्शन है जहांगीर के, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला के, डी ऑप्शन है औरंगजेब के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है विदेशी, सी ऑप्शन है भारतीय, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कभी विदेशी किस देश को कहता है, तो ब्रिटेन को कहता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है कमू, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है, तो सीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। ए ऑप्शन है वृक्ष से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है पत्थर से, डी ऑप्शन है अग्नि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो वृक्ष से रोका जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंधी, सी ऑप्शन है ड्राइवर, डी ऑप्शन है मिस्त्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मेघदूतम जो ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, तो कालिदास जी ने लिखा है, तो इसे भी साथ में यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो हिंदी का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, उसका नोट्स आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, तो डाउनलोड करने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 10वीं की काफ़ी अच्छी तैयारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारा गूगल ओपन हो चुका है। बस यहाँ पे देखिए आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पे देखिए मैट्रिक का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो इसके फोटो पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये पोस्ट ओपन हो जाएगा और आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे सबसे आपको नीचे आना है। जैसे ही यहाँ पे नीचे आइएगा यहाँ पे आपको लिंक 1 देखेगा, यहाँ पे लिंक 2 देखेगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10th रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड। तो यहाँ पे बस आपको लिंक 1 या 2 पे किसी पे भी क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आ जाएगा लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन कार्ड 2022 फॉर 2023 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले स्कूल का कोड डालना है, फिर यहाँ पे अपना नाम डालना है, फिर यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है बिल्कुल सही सही, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं। और स्कूल से भी आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल मिलेगा तो उसे भी आप लोग ले लीजिएगा। और दूसरा पोस्ट यहाँ पे देखिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 हिंदी और यहाँ पे 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स और यहाँ से डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के लिए फोटो पे क्लिक करें, तो बस आपको फोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये पोस्ट ओपन हो जाएगा और आपको एकदम नीचे आना है। तो नीचे आइएगा यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिखिए और याद कीजिए या PDF से ही याद कर लीजिए। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार आप लोग समझ लीजिए कि टेस्ट कैसे देना है, तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आज 16 सितंबर है, तो आज विज्ञान का लाइव टेस्ट चल रहा है, तो आज ही का टेस्ट देना है। और टेस्ट का समय कब होता है, तो सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे के दिन के बीच में होता है। अगर 7 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अगर आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो आपका रिजल्ट जब 3 बजे निकलता है तो आपका वहाँ पे नाम आएगा रिजल्ट में। और उसके बाद अगर आप लोग 2 बजे के बाद टेस्ट दीजिएगा तो आपका सही गलत बताने लगेगा, तो उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 16 सितंबर का यानी आज का अगर हम टेस्ट देते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट ओपन होगा और आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे ऐसे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन बिल्कुल सही सही चूज करना है। चूज कीजिएगा तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ऐसे ही यहाँ पे आपको 30 प्रश्नों का यहाँ पे टेस्ट दे देना है। अगर आप लोग 30 प्रश्नों का टेस्ट दीजिएगा तभी आपका यहाँ पे रिजल्ट में नाम आएगा। अगर आप लोग नीचे वाला टेस्ट दीजिएगा तो नीचे वाला टेस्ट हम यहाँ पे एक बार ओपन करके दिखा देते हैं, तो ये भी टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, नाम पूछेगा इसमें भी, तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछेगा कि भारत की भाषा, यहाँ पे भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, तो देखिए ग्रीन हो गया। पीछे वाला अगर आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो इसमें सही गलत बताएगा आपको, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है। पिकासो क्या थे, तो चित्रकार थे, लेकिन अगर हम नाटककार पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो जाएगा और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देना है। नीचे वाला टेस्ट दीजिएगा तो इसमें सही गलत बताएगा और जो लाइव टेस्ट होता है इसमें सही गलत नहीं बताता है, इसका रिजल्ट हम खुद देते हैं। तो आप लोग टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट का रिजल्ट 3 बजे यहाँ से डाउनलोड होता है। देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टेस्ट रिजल्ट डाउनलोड। बस इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए अब भी जस्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा आपका रिजल्ट। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है, अपना रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।